Assalamualaikum. Our today's topic is nerve action potential. What is action potential? The potential across the cell membrane when the cell is transmitting a signal, when the cell is transmitting an impulse, उस पोटेंशियल को हम क्या कहेंगे? एक्शन पोटेंशियल. रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या था कि जब सेल रेस्ट पे है तो वो पोटेंशियल आरएमपी है, और एक्शन पोटेंशियल कि जब सेल कोई एक्टिविटी कर रहा है, कोई सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है, तो उसको हम एक्शन पोटेंशियल कहेंगे. एक्शन पोटेंशियल किसी भी सेल में जनरेट कब होता है? जब भी कोई प्रॉपर स्टिमुलस आता है. स्टिमुलस तीन तरह का हो सकता है: इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या फिर केमिकल. ठीक है. इन तीनों में से कोई भी स्टिमुलस आए और मेम्ब्रेन में चेंजेस करे तो उससे क्या जनरेट होगा? एक्शन पोटेंशियल. देयर इज अनदर टर्म विच इज नोन एज थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल. थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल क्या है कि अगर सपोज इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस आया और उसने मेम्ब्रेन में कुछ ऐसी चेंजेस की कि मेम्ब्रेन का पोटेंशियल थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल तक पहुंच गया, तो उसके बाद उसको किसी भी स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं होगी, एक्शन पोटेंशियल खुद ब खुद जनरेट हो जाएगा उसमें. थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल इज़ अ लिमिट. जिस तक अगर स्टिमुलस ने पोटेंशियल को पहुंचा दिया तो उसके बाद स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं है, एक्शन पोटेंशियल खुद ब खुद जनरेट होगा. ठीक है. एग्जाम्पल एक ले लेते हैं. -70 मिली वोल्ट होता है नर्व का आरएमपी, और -55 मिली वोल्ट होता है नर्व का थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल. तो अगर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस स्ट्रॉन्गर आया इतना कि उसने मेम्ब्रेन के -70 मिली वोल्ट आरएमपी को उठा के -55 तक पहुंचा दिया, तो उसके बाद अब हमें इस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की ज़रूरत नहीं है. नर्व में एक्शन पोटेंशियल खुद ब खुद जनरेट हो जाएगा. ठीक है. तो इसके बाद अब हमें समझ आती है कि एक और टर्म भी होनी चाहिए कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस आया और उसने -70 से -55 तक नहीं पहुंचा सका, -65 तक पहुंचा दिया या -60 तक पहुंचा दिया, थ्रेशहोल्ड तक नहीं पहुंचाया, तो उन सब को हम क्या कहते हैं? सब थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल्स. सब थ्रेशहोल्ड यानी कि थ्रेशहोल्ड से कम, नाम से ही पता लग रहा है. अगर थ्रेशहोल्ड से पोटेंशियल कम जनरेट होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? सब थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल. अब हम देख लेते हैं जब नर्व में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो नर्व के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगी, कौन कौन से आइंस बाहर मूव करेंगे सेल से, कौन कौन से अंदर मूव करेंगे. उसके लिए हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं. उस ग्राफ के हम एक्स एक्सिस पे ले लेंगे टाइम मिली सेकेंड्स में, और वाई एक्सिस पे ले लेंगे वोल्टेज मिली वोल्ट्स में. ठीक है. अब हमें पता है कि नर्व का आरएमपी कितना होता है? -70 मिली वोल्ट. थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल कितना होता है? -55 मिली वोल्ट. और इधर सपोज 0 है और ये ऊपर +35 मिली. ठीक है. तो मेम्ब्रेन सपोज इस वक्त रेस्टिंग कंडीशन में पड़ी है आरएमपी पे -70 मिली वोल्ट्स पे. सबसे पहले जब भी कोई स्टिमुलस आएगा तो वो कौन से चैनल्स ओपन करेगा? हमारे पास वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स. वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स. अब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स का थोड़ा सा समझ लें. वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स के दो तरह के गेट्स होते हैं. आउटसाइड ऑफ द सेल जो गेट होता है वो होते हैं एक्टिवेशन गेट्स, और इनसाइड ऑफ द सेल जो होते हैं वो होते हैं इनएक्टिवेशन गेट्स. एट ए रेस्टिंग पोजीशन या एट आरएमपी एक्टिवेशन गेट्स क्लोज्ड होते हैं, बंद होते हैं, और इनएक्टिवेशन गेट्स ओपन होते हैं. इनसे आइंस जो हैं वो मूव कर सकते हैं. ठीक है. तो इसका मतलब पहला एमसीक्यू हमारा बन गया, आरएमपी पे सोडियम आइंस के इनफ्लक्स को कौन से गेट्स रोकते हैं? एक्टिवेशन गेट्स. ठीक है. अब इधर सपोज जब कोई एक्शन पोटेंशियल आएगा, जब कोई स्टिमुलस आएगा, तो हमारे पास ये एक्टिवेशन गेट्स ओपन हो जाएंगे और सोडियम आइंस का क्या हो जाएगा? सेल में इनफ्लक्स स्टार्ट हो जाएगा और सेल के अंदर पॉजिटिविटी बढ़ने लग जाएगी क्योंकि पॉजिटिव आइन अंदर आ रहा है. तो ये मेम्ब्रेन का पोटेंशियल -70 से उठ के किधर चला जाएगा? -55 तक. सपोज थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल तक पहुंच गया वो. अब इसके बाद हमें पता है हमें किसी स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं है, एक्शन पोटेंशियल खुद ब खुद जनरेट हो जाएगा. और किधर तक मैक्सिमम पीक रीच करती है? +30 टू +40 के दरमियान. तो हमने +35 लिख लिया. +35 तक पीक रीच करती है एक्शन पोटेंशियल की.
ठीक है। इस फेज़ को हम क्या कहते हैं? डीपोलराइजेशन फेज़, जिसमें हमारे पास कौन से चैनल्स ओपन हुए थे? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स, ठीक है। और गेट्स कौन से ओपन हुए? एक्टिवेशन गेट्स। जैसे ही पीक रीच करेगी तो हमारे यहाँ पे जो इनएक्टिवेशन गेट्स थे वो क्या करेंगे? क्लोज हो जाएंगे, एक्टिवेशन गेट्स ओपन रहेंगे। दूसरा एमसीक्यू के टर्मिनेशन ऑफ डीपोलराइजेशन में कौन से गेट्स हेल्प करते हैं? इनएक्टिवेशन गेट्स। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल की पीक रीच होती है, इनएक्टिवेशन गेट बंद और सोडियम आइंस का इन्फ्लक्स भी बंद, ठीक है। जैसे ही सोडियम आइंस का इन्फ्लक्स बंद होगा या सोडियम गेट्स बंद होंगे, हमारे दूसरे कौन से चैनल्स ओपन हो जाएंगे? वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स। वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स ओपन होंगे और उनका सेल से क्या होगा? इफ्लक्स। सेल से बाहर मूव करेंगे पॉजिटिव आइंस, तो सेल के अंदर क्या आ जाएगी? नेगेटिविटी, और हमारा एक्शन पोटेंशियल दोबारा क्या करेगा? आरएमपी की तरफ चला जाएगा, ठीक है। नेगेटिविटी आई और हमारा एक्शन पोटेंशियल दोबारा -70 पे पहुंच गया। इस फेज़ को हम क्या कहते हैं? रीपोलराइजेशन फेज़। और ये किसकी वजह से हो रहा है? पोटेशियम आइंस या फिर वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स, ठीक है। ड्यूरिंग दिस फेज, रीपोलराइजेशन फेज, एक्टिवेशन गेट दोबारा बंद हो जाएंगे और इनएक्टिवेशन गेट्स दोबारा खुल जाएंगे, जिस तरह हमारा रेस्टिंग पे था सोडियम का, ठीक है। और वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स का एक ही गेट होता है, वो जब एक्टिव होंगे तो खुलेंगे, इनएक्टिव हैं तो बंद रहेंगे, ठीक है। अब इधर एक बात समझने वाली है कि जब मेम्ब्रेन का पोटेंशियल दोबारा रेस्टिंग पे पहुंचता है तो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल सडनली बंद नहीं हो पाते, ठीक है। इन्हें यहाँ पे बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन ये सडनली बंद नहीं हो पाते, जिसकी वजह से पोटेशियम का इफ्लक्स सेल से बाहर होता रहता है और पोटेंशियल जो है वो मज़ीद नेगेटिव पहुँच जाता है। कितना नेगेटिव? -90 तक। -90 तक क्यों? क्योंकि ये पोटेशियम का इक्विलिब्रियम पोटेंशियल है। तो ये पोटेंशियल किधर तक पहुँच जाता है? -90 तक। और इस फेज़ को हम क्या कहते हैं? हाइपर पोलराइजेशन फेज़, ठीक है। अब जब ये इक्विलिब्रियम पोटेंशियल -90 तक पहुंचेगा तो पोटेशियम चैनल दोबारा बंद हो जाएंगे और ये पोटेंशियल दोबारा आरएमपी पे वापस आ जाएगा और आगे जो है हमारा आरएमपी वाला मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा जो हमने पढ़ा था। पोटेशियम लीकी चैनल जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप इसको आरएमपी को मेंटेन कर लेंगे, ठीक है। ब्रीफ ओवरव्यू लेते हैं। एक्शन पोटेंशियल, स्टिमुलस आया, उसने पोटेंशियल को थ्रेशोल्ड तक पहुंचाया, चैनल्स कौन से ओपन हुए? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। पीक रीच हुई, इस फेज को हमने डीपोलराइजेशन कहा। डीपोलराइजेशन की पीक जब रीच हुई तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स बंद हुए, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स ओपन हुए। रीपोलराइजेशन, आरएमपी तक पहुंचा, आरएमपी तक पहुंच के वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स बंद नहीं हो सके, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 तक चला गया। इस फेज को हमने कहा हाइपर पोलराइजेशन। -90 के बाद वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स बंद हुए और वो दोबारा आरएमपी पे आ गया। होप सो आप सबको समझ आ गई होगी। दिस वाज ऑल अबाउट नर्व एक्शन पोटेंशियल। थैंक यू।